आज मैं आपको ये बताने वाला हूं कि लोन का सेटलमेंट कब होता है। दूसरा सवाल, लोन का सेटलमेंट होता किस तरीके से है। और इन दो जानकारियों के अलावा मैं आपको देने वाला हूं कुछ खास स्पेशल ट्रिक्स जिससे कि सेटलमेंट के ऊपर आप मैक्सिमम डिस्काउंट पा सके। अगर आप मेरे साथ अगले 10 मिनट तक इस वीडियो में बने रहते हैं, 10 मिनट के बाद आप पूरी तरीके से तैयार कर पाएंगे अपने आप को मेंटली एंड इवन फाइनेंशियली फॉर अ सेटलमेंट। दोस्तों, कभी भी अगर आपके क्रेडिट कार्ड या किसी लोन का डिफॉल्ट होता है, क्रेडिट कार्ड तो आप जानते ही है, और लोन में मैं अनसिक्योर्ड लोन की बात कर रहा हूँ, जिसमें पर्सनल लोन, बिजनेस लोन, एजुकेशन लोन, किसी भी तरीके का कोई भी लोन हो सकता है जहां आपने कुछ मॉर्गेज नहीं रखा, जहां आपने कोई गहने, जेवर, जवाहरात कुछ भी गिरवी नहीं रख रखे, आपने कोई मकान गिरवी नहीं रख रखा, आपने कुछ भी गिरवी नहीं रख रखा है, वो है एक अनसिक्योर्ड लोन। तो किसी भी अनसिक्योर्ड लोन के पेमेंट के डिफॉल्ट होने पर या फिर क्रेडिट कार्ड का पेमेंट नहीं हो पाने की स्थिति में अगर आप हैं, अगर आप उसका पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में आपके माइंड में सिर्फ एक ही सवाल आता है कि मैं क्या करूं। और कहीं से अगर आपको थोड़ी बहुत जानकारी मिल जाती है तो वो होता है सेटलमेंट, कि आप सेटलमेंट करवा लीजिए। लेकिन सेटलमेंट होता कब है, सेटलमेंट कैसे होता है, सेटलमेंट कब होता है, पहला सवाल, और सेटलमेंट कैसे होता है ये दूसरा सवाल। तो चलिए वन बाय वन मैं आपको बताता हूं। सेटलमेंट होता कब है। सेटलमेंट के लिए आपका अकाउंट एलिजिबल होता है 6 महीने के बाद, यानी कि 6 महीने तक आपको उनको वेट करवाना है। अगर आप उनको थोड़े पैसे देते रहेंगे तो आपका अकाउंट सेटलमेंट के लिए एलिजिबल नहीं होने वाला है। सो फॉर 6 मंथ्स अगर आप बिल्कुल उनको पेमेंट नहीं करते हैं तो 6 महीने के बाद आपका अकाउंट सेटलमेंट के लिए एलिजिबल हो जाता है। लेकिन एलिजिबल हो जाना ही काफ़ी नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि अगर आपके 1 लाख रुपए का बकाया है तो वो बोल सकते हैं कि ठीक है, आपका अकाउंट का हम सेटलमेंट कर देते हैं, आप हमें 90,000 रुपीज़ दे दीजिए। डिस्काउंट तो दे ही रहे हैं ना, 10,000 का सेटलमेंट तो कर ही रहे हैं। लेकिन ये सेटलमेंट आपके लिए किसी काम का नहीं है, क्योंकि जहां आप 3-4 हज़ार रुपए की ईएमआई नहीं दे पा रहे हैं, वहां कहां से आप 90,000 रुपीज़, 80,000 रुपीज़ या 70,000 रुपीज़ लेकर आ पाएंगे। तो सेटलमेंट इज नॉट अ बिग थिंग, सेटलमेंट तो हो ही जाता है, लेकिन बड़ी बात यह है कि आप सेटलमेंट करवाते कितने में हैं। तो मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरीके से आप सेटलमेंट को कम से कम में करवा सकते हैं। मेरी ट्रिक मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं, आपको वीडियो में लास्ट तक बने रहना है। तो सेटलमेंट होता कब है, इसका मैंने आपको जवाब दे दिया। 6 महीने के बाद आपका अकाउंट सेटलमेंट के लिए एलिजिबल हो जाता है। लेकिन अगर आप मैक्सिमम डिस्काउंट चाहते हैं तो इसके लिए आपको अपने बकेट साइज को बड़ा करना पड़ेगा। व्हाट इज अ बकेट साइज, बकेट साइज होता क्या है। बकेट साइज का मतलब क्या होता है, जरा ध्यान से समझ लीजिए। बकेट साइज का मतलब है कि आपने जो लास्ट पेमेंट किया था वो डेट से लेकर आज की जो डेट है, इसके बीच का जो पीरियड है, दैट इज अ बकेट साइज। और ये बकेट साइज आपका बढ़ता रहता है जैसे जैसे आप पेमेंट नहीं करते हैं। और आपका ये बकेट साइज जितना ज़्यादा बड़ा होता है, डिस्काउंट उतना ही ज़्यादा होता है। मोटे मोटे तौर पे अराउंड 30%, अगर 30% में आप सेटलमेंट करवाना चाहते हैं और 70% का अगर आप डिस्काउंट चाहते हैं, तो इसके लिए मोटे मोटे तौर पर आपको लगभग 1.5 साल इंतजार करवाना होगा बैंक को। और 1.5 से 2 साल अगर हो जाते हैं, लगभग कई बार कुछ कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन 1.5 साल, लगभग 1.5 साल से लेकर 2 साल के बीच आपके पास लगभग 70% तक के डिस्काउंट का ऑफर आ जाता है। और 30% सिर्फ आप देकर आप सेटलमेंट करवा सकते हैं। तो सेटलमेंट होता कब ये मैंने आपको बता दिया। अब ये सेटलमेंट होता कैसे है, अगर आप सेटलमेंट करवाना चाहते हैं और अगर आपने पहले कभी नहीं करवाया है तो हो सकता है कि आपको मालूम न हो कि ये होता किस तरीके से है। तो दूसरा यही सवाल होता है कि मैं सेटलमेंट किस तरीके से करवाऊँ। इसका तरीका यह है कि पहले तो आपको उनको इंतजार करवाना है, और जब एक बार वो 30% में सेटलमेंट के लिए एग्री कर जाए तो उनको आपको ये कहना है कि आप मुझे सेटलमेंट लेटर भेजिए। हमेशा ध्यान रखिए, सेटलमेंट लेटर सेटलमेंट करने से पहले आता है, न कि बाद में। सेटलमेंट लेटर जब आपको भेज देंगे, वो बाय पोस्ट हो सकता है, वो किसी भी तरीके से हो सकता है, वो इवन ईमेल से भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो वहाँ पर वो लिखेंगे कि वो जो अमाउंट है जो आप उनको पे करेंगे, उसका आप या तो चाहे तो वन टाइम सेटलमेंट करवा सकते हैं, हम जिसे बोलते हैं ओटीएस। या फिर कई बार ऐसा होता है कि सपोज कीजिए 30,000 रुपये में सेटलमेंट के लिए आप और बैंक एग्री होते हैं, और अगर आपके पास 30,000 रुपये नहीं है तो बैंक 10,000 की 3 किस्तें भी बना सकता है। मेरा सुझाव यह है कि आप किस्त न बनवाएं, एक ही बार में सेटलमेंट करवाने की कोशिश कीजिए। आपको इसके लिए 1.5 साल का टाइम भी तो लगभग मिल ही रहा है, तो आप इतना पैसा इकट्ठा करने की कोशिश कीजिए और ओटीएस यानी कि वन टाइम सेटलमेंट के लिए जाइए। क्योंकि अगर आपने कोई भी ईएमआई उनकी मिस कर दी सेटलमेंट वाली, तो वैसी स्थिति में दोस्त सब कुछ नल एंड वॉइड हो जाएगा, सारे आपके पैसे डूब सकते हैं। इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखिए और उसके बाद ही आप उसका सेटलमेंट करवाइए। तो सेटलमेंट
किस तरीके से होता आपने देख लिया। इंतजार करवाना है, सेटलमेंट लेटर मंगवाना है, और पेमेंट करने से पहले भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। उस सेटलमेंट लेटर का आपको एक प्रिंट आउट निकालना है और बैंक की ब्रांच में जाना है, वो प्रिंट आउट आपको दिखाना है और उनसे ये कहना है कि ये सेटलमेंट कहीं फेक तो नहीं है। अगर वो बोलेंगे कि नहीं वास्तव में हमने आपको भेजा है, तो उसके ऊपर मैनेजर का सिग्नेचर और एक स्टैंप लगवाकर आप लेकर आ जाइए एज ए प्रूफ कि ये फेक सेटलमेंट लेटर नहीं है, क्योंकि बहुत सारे फेक सेटलमेंट भी रिकवरी वाले कर देते हैं और ऐसी कंडीशन में पैसे देने के बावजूद फिर से वो आपको हैरेस करते हैं और फिर से आपको उनको पेमेंट करना होता है। यह पॉइंट आपको समझ में आ गया। और अब आपको पेमेंट करना किस तरीके से, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको कैश में पेमेंट नहीं करना है। जो भी आप पेमेंट करेंगे अपने लोन अकाउंट में करेंगे। अगर क्रेडिट कार्ड का है तो क्रेडिट कार्ड के अकाउंट नंबर को डालकर उस अकाउंट में करेंगे। हमेशा ध्यान रखिए, ये जानकारी बहुत ज़रूरी है। और पेमेंट करने के बाद आपका एक ट्रांजैक्शन आईडी जनरेट होता है ऑनलाइन, उसे आप उसका स्क्रीनशॉट लेकर अपने पास कहीं भी 20-30 सालों तक संभाल कर रखिए। और सेटलमेंट करवाने से पहले आप बैंक से ये कह दीजिए कि मैं सेटलमेंट तो करवा रहा हूँ, लेकिन मुझे इसके बाद एनओसी चाहिए, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, एंड ये बात आपको सेटलमेंट लेटर में ही लिखवा लेनी है। अगर सेटलमेंट लेटर में वो लिख कर नहीं देते हैं तो अलग से कोई ईमेल जो कि उनकी ऑफिशियल ईमेल एड्रेस से आना चाहिए, वहाँ वो कहें कि ठीक है आपको सेटलमेंट, आपको एनओसी मिल जाएगी, या फिर एनडीसी हम जिसे कहते हैं नो ड्यू सर्टिफिकेट। ये चीज़ होनी बहुत ज़रूरी है। तो सेटलमेंट करवाने के बाद फिर आपको ये चीज़ें भी लेनी है और उससे भी संभाल कर अगले 20-30 सालों तक रखना है, क्योंकि ऐसे भी केस होते हैं जहाँ 10-10 साल के बाद अचानक वो परेशान करना शुरू कर देते हैं। मैं नहीं चाहता कि आप परेशान हो। तो सेटलमेंट कब होता है, सेटलमेंट कैसे होता है, दोनों जानकारी अपने वादे के मुताबिक मैंने आपको दे दी और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जानकारी आपके लिए वैल्यूएबल होगी और आपको इस जानकारी से वैल्यू ज़रूर मिला होगा। अब मैं बात करने वाला हूँ मेरे बोनस ट्रिक्स की। सेटलमेंट मैक्सिमम अमाउंट में करवाने का तरीका क्या है। मान लीजिए 1 लाख रुपए का आउटस्टैंडिंग अमाउंट आपका अभी इस समय है, जिसमें से 70% तो आपका प्रिंसिपल अमाउंट है और 1.5 साल तक अगर आपने पैसे नहीं दिए तो बढ़ाकर उन्होंने उसे 30,000 रुपये और अधिक बढ़ाकर 1 लाख रुपया कर दिया है। जब आप सेटलमेंट की बात करते हैं तो उस 1 लाख पर वो 30% आपको पे करने के लिए कहते हैं, जो कि 30,000 रुपये हो गए। अब ट्रिक ये है, आपको सेटलमेंट से पहले उन्हें ये कहना है कि मुझे पूरा का पूरा ब्रेकडाउन चाहिए और आपको एक स्टेटमेंट मंगवाना है। स्टेटमेंट जब आ जाए तो इसके बाद आपको ये देखना है कि प्रिंसिपल अमाउंट कितना है, पेनल्टी कितनी लगी है और इंटरेस्ट चार्जेस कितने हैं। आप पेनल्टी और इंटरेस्ट चार्जेस को निकाल दीजिए, बच गया प्रिंसिपल अमाउंट यानी कि 70,000 रुपीज़। आपको 70,000 रुपीज़ के ऊपर ही इंसिस्ट करना है 30% के लिए, यानी कि 21,000 रुपये। लेकिन एक ट्रिक और इसमें मैं देना चाहूँगा, आप उसे 70,000 को 21,000 नहीं बल्कि सिर्फ 14,000 में बोलिए, यानी कि 20% के लिए ही, क्योंकि हमेशा ध्यान रखिए 20% में भी सेटलमेंट होता है। तो एक तो आप प्रिंसिपल अमाउंट पर सेटलमेंट करवाने की कोशिश कीजिए और वो भी आप शुरुआत कीजिए 20% से। न माने तो आप उसे स्ट्रेच कर 30% पर कर दीजिए। अगर उसमें भी वो नहीं मान रहे, मैं आपको एक बात बता दूं कि यहाँ आपको बहुत ज़्यादा हार्ड नेगोशिएट करना पड़ेगा, बहुत अधिक उनको कन्विंस करने की कोशिश करनी पड़ेगी। नहीं अगर मानते हैं, वो बोलते नहीं हमें तो 1 लाख रुपये पर ही 30% चाहिए, तो भी अगर आप 30,000 रुपये देते हैं दोस्त, तो भी ध्यान रखिए कि प्रिंसिपल अमाउंट 70,000 रुपये का है, आप उससे कम ही दे रहे हैं। तो जितनी जल्दी हो सकता है आप इस मुसीबत से बाहर निकल जाइए, क्योंकि भविष्य में आपके बहुत अधिक खर्चे होने वाले हैं। इमरजेंसी कभी भी आ सकती है, बूढ़े आप होंगे, इस बात में कोई डाउट तो आपको होगा नहीं। रिटायरमेंट के लिए भी आपको तैयारी करनी है, डोंट डिपेंड ऑन योर किड्स। रिटायरमेंट के लिए भी आपको तैयारी करनी है। मेडिकल इमरजेंसी आ सकती है। डू यू हैव एनी मेडिकल इमरजेंसी फंड? बिल्कुल नहीं है तो इंश्योरेंस या कुछ भी है, नहीं है तो आपको वो भी करना है। एंड रिमेंबर, आपके बच्चे कल हायर एजुकेशन के लिए भी जाएंगे। तो जो लोग मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, मैं उनको बता दूं किस तरह की वीडियोस मैं बनाता रहता हूं। तो आपको करना क्या, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल बटन पर क्लिक कर देना है। इसके अलावा अगर आपके ऊपर कोई केस हो गया 138 में, सेक्शन 25 में, कोई क्रेडिट कार्ड से संबंधित आपको जानकारी चाहिए, या आपके मल्टीपल लोन से कैसे उसका सेटलमेंट करें आपको इसकी जानकारी चाहिए, कोई आर्बिट्रेशन का नोटिस आ गया है, लोन से रिलेटेड आपको कोई बेल चाहिए, वारंट इशू हो गया, एनीथिंग इंडिया में कहीं भी हो गया है, तो अगर आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं, मुझसे कंसल्टेशन चाहते हैं, तो इसके लिए आपको मेरी स्क्रीन के ऊपर एक नंबर दिख रहा होगा जो कि एक पेड सर्विस है। आपको हाई लिखकर भेजना है और इसके बाद आपके पास एक ऑटोमेटिक मैसेज आएगा, और अगर आप उन स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो जल्दी हम ऑन कॉल कनेक्ट होंगे।